हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी पत्रकारिता पर बातचीत करूंगा कि जो हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं, उसकी दास्तां क्या रही है और हिंदी पत्रकारिता यूजीसी एनटीए नेट हिंदी, यूपी हायर एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और जितनी भी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित परीक्षाएं अन्य राज्यों में होती हैं, मतलब जो हिंदी पट्टी है उनमें हिंदी पत्रकारिता से 10 से 12% सवाल अनिवार्य रूप से आते हैं। अभी मैंने डीएसएसपी के कुछ प्रश्न पत्रों को हल करा रहा था प्रैक्टिस के रूप में, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल पत्रकारिता से पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं हिंदी पत्रकारिता पर विचार करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को देखा जाए तो इसकी शुरुआत सन 1826 से होती है विधिवत तरीके से और अब तक। ठीक है, तो लगभग 200 वर्ष की यात्रा हिंदी पत्रकारिता पूरी कर चुकी है। इसी की दास्तां को हम देखने की कोशिश करेंगे और ये ऐसा टॉपिक है कि इससे संबंधित कई संस्थान भी भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें कि नई दिल्ली में आईआईएमसी जो कि जेएनयू के बगल में संस्थान है, वहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई होती है और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ भी पत्रकारिता की, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता है जो भोपाल में स्थित है, वहाँ पर होती है। इसी तरीके से लगभग जितने भी राज्य हैं उनमें पत्रकारिता से संबंधित कोई न कोई संस्थान आपको मिल जाएगा। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब पत्रकारिता की शुरुआत 1826 से हुई थी तो कैसे उसका विकास हुआ और कहाँ तक हमारी पत्रकारिता बदल चुकी है। ठीक है, अब तो जैसे देखेंगे कि पत्रकारिता का कई विभाग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ठीक है, और सोशल मीडिया, बहुत सारे आपको पल पल की खबर मिल जाती है और पत्रकारिता का स्वरूप भी बदल गया है। तो कुल मिलाकर इस लेक्चर में हम इस 200 वर्षों की जो यात्रा है उसको देखेंगे और समझेंगे और परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं उन पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर अध्ययन किया जाए तो सरलता के दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए इसके 6 भाग किए जा सकते हैं। पहला है भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रक, भारतेंदु पूर्व युगीन हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, इसका समय माना जाए तो 1826 से 1867 ईस्वी। दूसरा है भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, इसका समय माना जाए तो 1868 से 1900 ईस्वी। तीसरा द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता 1900 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है, चौथा माना जाए छायावादी युगीन हिंदी पत्रकारिता 1918 से लेकर 1936 के बीच में। ठीक है, पांचवा माना जाए छायावादोत्तर हिंदी पत्रकारिता, मतलब कि 1936 से लेकर 1960 के बीच तक। और जो छठा है समकालीन पत्रकारिता, समकालीन हिंदी पत्रकारिता 1960 से लेकर अब तक। तो समकालीन कहने का मतलब यहाँ है कि जिनका जन्म 1960 के दशक में हुआ होगा वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे और जिनका जन्म सन 2000 के बाद का होगा वो भी समकालीन के अंतर्गत आ जाएंगे। इस पर काफ़ी डिबेट है कि समकालीन आखिरकार किस समय सीमा को दर्शाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो समकालीन है सन 1960 के बाद की जो हिंदी पत्रकारिता है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो जब भी हम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर विचार करेंगे तो ये 6 भाग इसके किए जा सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से। अब हम इसके एक एक हिस्से को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ और उसका धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, तो आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये शुरुआती लेक्चर आपको कैसा लग रहा है और परीक्षा के दृष्टिकोण से
तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बताते रहें। कई लोगों ने कहा कि प्रामाणिकता के लिए ये चैनल काफ़ी अच्छा है, तो कोशिश रहती है कि कम बताएं लेकिन ठोस बताएं, ठीक है। तो कई जगह थोड़ा सा तथ्यात्मक गलतियां हो जाती हैं, तो कई हमारे सीरियस प्रतियोगी छात्र हैं जो कि कमेंट्स कर बताते भी हैं, और मैं कमेंट्स का काफ़ी स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो सीरियसली लेक्चर वीडियो को देखेगा वही कमेंट्स कर सकता है, बाकी जो इसको जल्दी में देखेगा वो केवल नोट्स बनाएगा और कमेंट्स नहीं करेगा। तो निसंकोच आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। खैर, हम चलते हैं भारतेंदु पूर्व युगीन हिंदी पत्रकारिता पर बातचीत करते हैं। देखा जाए तो इस दौर में 1826 से लेकर 1867 के बीच में कुल 16 पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं, ठीक है। कुल 16 पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं। अब उसमें जो महत्वपूर्ण पत्र हैं उन पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो पत्र निकला था 1826 ईस्वी में, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो नाम है उदंत मार्तंड, मार्तंड माने होता है सूर्य, बहुत कम लोगों को पता होगा, तो ध्यान में रखिए। आपका पर्यायवाची भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। उदंत मार्तंड मतलब कि उगता हुआ सूर्य, इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, ठीक है। तो इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर, और ये कानपुर के रहने वाले थे। ध्यान में रखिए, ये कानपुर के थे, लेकिन ये जो पत्र निकलता था वो कलकत्ता से निकलता था। कलकत्ता एक ज़माने में नवजागरण के संदर्भ में और जितनी भी नई चीज़ें हुई थी वो कलकत्ता से ही हुई थी। आपको इसका आभास भी इस लेक्चर में धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे जुगल किशोर, अब कलकत्ता से इसका प्रकाशन हो रहा था। और इसकी जो स्वभाव था इसका, ये साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक मतलब कि एक हफ्ते की जितनी भी घटनाएं होती थीं वो इसमें लिखी जाती थी, लोग इसको पढ़ते थे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम पत्र कौन सा था, उसके संपादक कौन थे, कहाँ से प्रकाशित होता था। कई बार संपादक का घर भी पूछ लेता है, तो उसको भी याद रखिए। और इसका नेचर कैसा था पत्र का, साप्ताहिक था कि मासिक था कि पाक्षिक था। बहुत तरीके के पत्र होते हैं, तो साप्ताहिक था। इसमें खास 2-3 चीज़ों का उल्लेख था, जिसमें कि खड़ी बोली को कहा गया था। इसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया। खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य देशीय भाषा खड़ी बोली को किस पत्र में कहा गया था, तो इसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड का, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके शुभ अवसर पर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक, 30 मई को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उदंत मार्तंड से। अब हम दूसरे पत्र के बारे में बातचीत करते हैं, जिसका प्रकाशन इसके 3 साल बाद हुआ था, यानी कि 1829 ईस्वी में जो पत्र निकला हुआ था वो था 1829 ईस्वी में बंगदूत, ठीक, बंगदूत, जिसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं कि ये समाज सुधारक भी थे, लेकिन इन्होंने बंगदूत नामक पत्र का संपादन किया था। और इसके नाम में ही शामिल है बंग मतलब बांग्ला, और दूत वहाँ के जो भी न्यूज है, खबर है, उसको बताने वाला। तो इनका एक उद्देश्य रहता था, ऐसे ही नाम इनका नहीं रखा गया है, ठीक है। तो बंगदूत कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। ये भी कलकत्ता से होता था, ठीक। इसकी खास विशेषता ये थी कि ये पत्र कई भाषाओं में निकलता था। हिंदी में निकलता था, उर्दू में निकलता था, इंग्लिश में निकलता था और बांग्ला में निकलता था। और इसकी जो भाषा थी खासतौर से ये 5 भाषाएं इसमें शामिल थी, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो नेचर था ये भी क्या था? साप्ताहिक था। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआती दोनों जो पत्र निकले हैं ये साप्ताहिक थे, ठीक। अब हम तीसरे पत्र के बारे में बातचीत करते हैं। तीसरा जो पत्र है इम्पोर्टेंट है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था सन 1845 ईस्वी में, सीधे 29 के बाद
1845 ईस्वी में। उसका नाम था बनारस अखबार, बनारस अखबार। और इसके जो संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद इनकी उप टाइटल थी, मतलब उपनाम था। कई बार पूछ दिया जाता है कि सितारे हिंद का पूरा नाम बताइए, तो राजा शिव प्रसाद इनका नाम है। और वर्तमान मतलब आधुनिक काल में एक शिव प्रसाद सिंह करके लेखक थे, तो कई बार विकल्प में दोनों का नाम रहता है, तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने कि बनारस अखबार निकाला था सन 1845 ईस्वी में। तो अब ये इसकी खास विशेषता ये है कि बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये ऐसा पहला अखबार है कि जो हिंदी क्षेत्र में और हिंदी भाषा में निकला था। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा पत्र था जो कि सर्वप्रथम हिंदी क्षेत्र में और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था बनारस अखबार। ठीक है, और इसमें खास विशेषता ये थी कि बनारस है तो कहाँ से निकलता था, काशी से। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। विकल्प में कई बार काशी लिख देगा, वाराणसी लिख देगा, बनारस भी लिख देगा, तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये जो अखबार था इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया, हिंदुस्तानी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को इसका समर्थक भी माना जाता था कि ये आम बोलचाल की भाषा पर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक, इनके एक विरोधी थे, उनका नाम अभी बताऊंगा मैं, राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग पे ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो ये बनारस अखबार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 1845 में हुआ था। अब अगला जो पत्र है जिसका प्रकाशन सन 1850 ईस्वी में हुआ था, 1850 ईस्वी में, उसका नाम है सुधाकर। सुधाकर, इसके संपादक थे तारा मोहन सिंह, तारा मोहन मित्र। ठीक है, तारा मोहन मित्र इसके संपादक थे। ये भी काशी से संपादित होता था, यानी कि वाराणसी से। सुधाकर इसलिए जाना जाता है कि बनारस अखबार के विरोध में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि बनारस अखबार के विरोध में कौन सा पत्र निकला था, तो इसका नाम है सुधाकर, जिसके संपादक हैं तारा मोहन मित्र, और ये काशी से प्रकाशित हुआ था और सन 1850 में। मतलब कि 5 साल के बाद कुछ मनमुटाव हुआ होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से, तो सुधाकर नाम से तारा मोहन मित्र ने एक अखबार मतलब पत्र निकाल दिया जिसका नाम था सुधाकर। ठीक है, इसके बाद सन 1855 ईस्वी में अखबार निकला प्रजा हितैषी। ठीक, अब देख रहे हैं प्रजा। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब में कहीं न कहीं प्रजा उसमें शामिल रहती है, उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है जनता। कोई आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितनी भी पार्टीज हैं कहीं न कहीं उसमें जनता जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से प्रजा हितैषी मतलब जनता की जो भी हित की बातें होंगी इस पत्र में शामिल रहेंगी, इसलिए इसका नाम प्रजा हितैषी रख दिया गया। इसके जो संपादक थे राजा लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण। और ये पत्र जो स्थान से प्रकाशित होता था उसका नाम था आगरा। तो अभी तक जितने भी पत्रों को देखा आपने, कलकत्ता, काशी, ये तीसरा स्थान है आगरा जहाँ ताजमहल है। वहाँ से प्रजा हितैषी 1855 में निकलना शुरू किया, जिसके संपादक थे राजा लक्ष्मण। और राजा लक्ष्मण जब हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था तो हिंदी में उर्दू के शब्दों को शामिल किया जाए कि संस्कृत के शब्दों को शामिल किया जाए, तो ये संस्कृत के शब्दों पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में पूछ लेता है। और सुमेलित करने वाला भी प्रश्न आता है तो आप उसको हल कर लेंगे। अगला जो पत्र निकला उसका नाम है 1866 ईस्वी में अखबारे चुनार। अखबारे चुनार नाम से एक पत्र निकला जिसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने शिव शंभु के चिट्ठे नाम से एक हास्य व्यंग
कृति लिखा हुआ है जिसमें कि कर्जन की उसमें आलोचना की गई है। इन्होंने अखबार चुनार नाम से पत्र निकाला 1866 ईस्वी में, और ये कहाँ से निकला? चुनार से। चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में है और ये भी जगह उत्तर प्रदेश में है। ठीक, वहाँ से इसका प्रकाशन हुआ। अगला जो भारतेंदु पूर्व युगीन जो पत्र था उसका नाम है ज्ञान प्रदायिनी, जिसका प्रकाशन सन 1867 ईस्वी में हुआ था। और आप देखेंगे कि ये भारत के बाहर प्रकाशित हुआ था। 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी नाम से निकला था, जिसके संपादक थे नवीन चंद्र राय, और ये पत्र निकला था लाहौर से। ठीक, ये पत्र निकला लाहौर से। बीच में आप एक पत्र को और जोड़ लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1854 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। ठीक, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन, और इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से हुआ। और समाचार सुधा वर्षण, आप देख रहे हैं कि ऐसा समाचार जो कि सुधा अमृत की तरह हो, इसमें भी पॉजिटिव तरीके से दिखा गया है इसको। यहाँ पर लिखा जा सकता था समाचार विश्व वर्षण। जैसे कई बार आप देखेंगे वर्तमान समय में मीडिया के बहुत सारे रूप हो गए हैं, तो कई चैनल जो कि बहुत ही भड़काऊ तरीके की न्यूज को, समाचार को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुधा मतलब कि पॉजिटिव तरीके का जो न्यूज दिया जा रहा हो, इसमें समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन, कलकत्ता से निकलता था। ये प्रथम दैनिक पत्र था, मतलब रोज निकलता था। आजकल अखबार पढ़ रहे होंगे तो लिखा रहता है कि भारत का सर्वाधिक दैनिक समाचार बिकने वाला, ऐसे करके ऊपर लिखा रहता है। जो भी अखबार होता है सारे लिखे रहते हैं उस पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 1854 ईस्वी में आप जोड़ लीजिएगा बीच में। समाचार सुधा वर्षण नाम से श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से प्रथम दैनिक पत्र निकाला था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था भारतेंदु पूर्व युगीन जो हिंदी पत्रकारिता थी, उसके प्रमुख जो पत्र थे उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। पसंद से ज़्यादा जरूरी है समझ में आना। ठीक है, दूसरे युग पर बातचीत करेंगे और देखते हैं जो कि भारतेंदु युग है वो कब से कब तक है और उसमें कौन कौन से पत्र निकले हैं। ठीक, दूसरा युग है भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता। ये 1868 से 1900 ईस्वी में तक चला है। अब इसमें जो पत्र निकले हैं, करीब 55 पत्र पत्रिकाओं का इसमें संपादन होता था। 55 मतलब कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिए, उसमें जो मुख्य पत्र हैं उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे और ज़्यादातर उनसे ही प्रश्न आते भी हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन कौन कौन से थे? उसमें पहला तो भारतेंदु क्या ही है 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, मतलब ये सुधा शब्द जो है धीरे धीरे फेमस हो रहा था उस समय पत्रकारिता में। समाचार सुधा वर्षण प्रकाशित हुआ, फिर भारतेंदु जब आए तो कवि वचन सुधा नाम से उन्होंने एक पत्र निकाला जो कि साहित्य लिख लेते हैं पहले संपादक के रूप में भारतेंदु। ये कहाँ से निकलता था? काशी से निकलता था। ठीक, इसकी जो खास विशेषता थी कवि वचन सुधा की कि इसमें साहित्य और राजनीति दोनों से संबंधित समाचार इसमें छपते थे। कई पत्र थे जो कि राजनीतिक रूप से ही ज़्यादा मुखरता प्रदान करते थे, लेकिन कवि वचन सुधा, इसमें कवि शब्द भी लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, वचन सुधा मतलब इसमें साहित्य और राजनीति दोनों तरीके की बातें प्रकाशित होती थी। आजकल के जो समाचार हैं उसमें देखेंगे कि रविवार को कुछ खास साहित्य से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, बाकी दिन इधर उधर की खबरें रहती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये था। ये जो पत्र था ये क्या था? पाक्षिक था, मतलब कि 15 दिन पर निकलता था, 15 दिनों पर पाक्षिक था। बाद में सन 1873 ईस्वी में यह पत्र क्या हो गया? मासिक हो गया। ठीक, 1873 ईस्वी में ये बल्कि ये साप्ताहिक हो गया शायद, 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूं, साप्ताहिक हो गया।
ठीक, 1873 ईस्वी में। दूसरा जो पत्र है भारतेंदु का ही है, वो 1873 में उन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक। इसका संपादन भारतेंदु ने ही किया था और काशी से ही ये प्रकाशित होता था। ध्यान देने वाली बात है कि भारतेंदु ने जितनी भी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया सारी काशी से ही निकलती थी, मतलब बनारस से निकलती थी, ठीक है। तो 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकला और संपादक भारतेंदु काशी से निकल रहा था। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसमें देशभक्ति और अंग्रेजों की आलोचना की गई थी। देशभक्ति प्लस जो अंग्रेजी शासन है उसकी आलोचना इस पत्र में किया गया, ठीक है। और सन 1873 में ही कुछ सालों बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये क्या हो गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका मैगजीन के स्थान पर चंद्रिका लिख दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। भारतेंदु की जो तीसरा इनका पत्र था वो था 1874 में प्रकाशित हुआ बाला बोधिनी। ये भारतेंदु का था, ये भी काशी से ही निकलता था। बाला बोधिनी केवल 4 वर्ष तक ही प्रकाशित हुआ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने साल तक प्रकाशित हुआ था, तो ये 4 वर्ष तक प्रकाशित हुआ, इसके बाद बंद हो गया, केवल 4 वर्ष। और इसमें महिलाओं से संबंधित समस्याओं को भी शामिल किया जाता था, महिलाओं की समस्याओं को भी शामिल किया जाता था, ठीक। खासतौर से ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इसमें जो वर्तमान में स्त्री विमर्श शब्द चलता है उसकी शुरुआत यहाँ से मानी जा सकती है। मतलब कि महिलाओं को भी धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में जगह मिलना शुरू हो गई थी, ठीक है, उनकी समस्याओं को। तो ये तो कई बार क्रम पूछ देता है कि कवि वचन कब प्रकाशित हुआ, हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित हुआ और बाला बोधिनी, इनका क्रम पूछ देता है। तो ध्यान में रखिए 1868, 1873 और 1874, ठीक है। और भारतेंदु युग के ही और कुछ पत्र हैं, उनको देख लेते हैं। 1874 में एक और पत्र निकला था, बल्कि 3 पत्र निकले थे 1874 में। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। 1874 में ही एक पत्र निकला जिसका नाम है सदा दर्श, जिसके संपादक थे लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने कि परीक्षा गुरु लिखा है उपन्यास। उन्होंने सदा दर्श नाम से एक पत्र निकाला और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये भी काशी से प्रकाशित हुआ, ठीक है। फिर 1874 ईस्वी में ही एक और पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम है भारत बंधु, ठीक, जिसके संपादक थे तोताराम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। 1874 में भारत बंधु नाम से तोताराम ने निकाला और कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये अलीगढ़ से। तो कई बार जगह का नाम पूछ लेता है, कई बार संपादक का, कई बार प्रकाशन वर्ष का, ठीक है। 1875 ईस्वी में एक पत्र आया जिसका नाम है काशी पत्रिका, ठीक है, काशी पत्रिका। इसके जो संपादक थे बलदेव प्रसाद। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पूछ देगा कि काशी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो कई बार सामान्य रूप से लगेगा कि ये बनारस से हो रही होगी, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, अलीगढ़, ठीक है। तो कई बार शब्द में ही उसका उत्तर छिपा रहता है और कई बार नहीं भी छिपा रहता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। फिर 1877 ईस्वी में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम है भारत मित्र, जिसके संपादक हैं रुद्रदत्त। ये कई बार जीआईसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रुद्रदत्त, ये प्रकाशित होता था कलकत्ता से। 1877 में भारत मित्र नाम से रुद्रदत्त शर्मा ने कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया था। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है परीक्षाओं में, कन्फ्यूजन को ध्यान में रखिए। भारत बंधु तोताराम, भारत मित्र रुद्रदत्त, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रकाशन वर्ष तो अलग अलग है लेकिन नाम है मिलता जुलता, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। इसके बाद जो पत्र प्रकाशित हुआ वो भी 1877 में ही प्रकाशित हुआ था और हिंदी में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी प्रदीप की, ठीक है, हिंदी प्रदीप, जिसका प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में हुआ था और इसके जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु युग के फेमस
निबंधकार, आलोचना भी करने वाले और पत्र का इन्होंने संपादन किया। खासतौर से भारतीय हिंदू के जितने भी आप रचनाकारों को देखेंगे वो रचनाकार के साथ साथ पत्रकार भी हैं, तो अपनी दोहरी जिम्मेदारी को इन्होंने निभाया है। कहा जाता है कि जो पत्रकार होता है वो संसद की चौथा स्तंभ होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि 1877 में हिंदी प्रदीप पत्र निकला, उसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, और ये निकला कहाँ से? प्रयाग। वर्तमान समय में इसको प्रयागराज कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है इलाहाबाद, तो ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो ऑप्शन में कई बार इलाहाबाद रख देगा, कई बार प्रयाग, कई बार प्रयागराज, तो ठीक है। और जो अगला जो पत्र था सीधे 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी नाम से एक पत्र निकला। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसके संपादक थे बद्री नारायण प्रेमघन। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण प्रेमघन, और ये प्रकाशित कहाँ से होता था? ये होता था मिर्जापुर से। ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से प्रकाशन होता था इसका। फिर 1883 ईस्वी में भारतेंदु के नाम से ही एक पत्र आ गया, भारतेंदु के नाम से ही पत्र निकाला गया सन 1883 ईस्वी में, जिसके संपादक थे राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नाम से पत्र निकाला, और निकाला कहाँ से? वृंदावन से। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो इससे ये पता चल रहा है कि भारतेंदु ने अपने युग को कितना प्रभावित किया था कि खुद कई जो रचनाकार थे उनको लगा कि एक पत्र भारतेंदु के नाम से ही निकालना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से निकला? वृंदावन से। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये पत्रिकाओं में इकलौता ऐसा जगह है जहाँ से कि निकला हुआ है पत्र, वृंदावन। बहुत कम पत्र निकले हैं वहाँ से, तो ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर अगला जो पत्र निकला वो भी काफ़ी फेमस है, ब्राह्मण नाम से पत्र निकला, जिसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, तो कई बार मुझे याद करना पड़ता है कि ब्राह्मण के संपादक कौन थे, तो मैं इनको याद कर लेता हूँ, मिश्र को, कि मिश्र जी ने ब्राह्मण का संपादन किया था, तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। और ये कहाँ से निकला हुआ था? ये निकला था कानपुर से। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ से बहुत सारे पत्र निकले हुए हैं। शुरुआत में कलकत्ता से निकल रहे थे, मतलब पश्चिम बंगाल से, लेकिन फिर जब लय पकड़ा तो उत्तर प्रदेश एकदम छा गया था पत्रिकाओं को निकालने में। ठीक है, तो कानपुर से ये निकला। अगला जो पत्र है वो भी 1883 ईस्वी में। यहाँ क्रम भी ध्यान में रखते जाइए, कई बार क्रम से भी सवाल पूछ देता है, और उसमें 4 पत्रिकाओं का नाम रहेगा। ये भी एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, 1883 में एक नया पत्र निकला जिसका नाम था हिंदुस्तान नहीं था, हिंदुस्तान। ठीक है, इसके संपादक थे रामपाल सिंह थे, और रामपाल सिंह इसका इंग्लैंड से किए थे। कहाँ से किए? इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लैंड से किस पत्र का संपादन हुआ था, तो उसका नाम है हिंदुस्तान। संपादक रामपाल सिंह, 1883 ईस्वी में। जो अगला पत्र संपादित हुआ था सन 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में 2 पत्र प्रकाशित हुए थे, उसको देख लेते हैं। 1893 में पत्र निकला जिसका नाम है नागरी नीरद, जिसके संपादक थे प्रेमघन, और इसका संपादन हुआ था मिर्जापुर से। तो आप देखेंगे यह उस समय का दौर है जब नागरी लिपि को लेकर आंदोलन चल रहा था। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी हो चुकी थी। उसी समय प्रेमघन ने नागरी नीरद नाम से भी एक पत्र निकाल दिया। ये उस समय की मांग थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1893 ईस्वी में ही नागरी प्रचारणी पत्रिका निकली, नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसका भी संपादन होने लगा। और इसके जो संपादक थे इसमें 3 लोग शामिल थे, जिनको कि मैं इस सूत्र से बताने की कोशिश किया था। ठीक है, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो ये तीनों नाम थे, और इसका जो संपादन होता था काशी से, मतलब कि वाराणसी से हो रहा था 1893 ईस्वी में। फिर बल्कि ये 1896 ईस्वी है, करेक्शन कर लीजिए, 1896 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में एक और पत्र निकला जिसका नाम था उपन्यास। उपन्यास एक विधा के रूप में भी है, लेकिन यहाँ पर
पत्र का नाम है उपन्यास, जिसके संपादक थे गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी, जिन्होंने इसका संपादन किया था काशी से। तो आप देख रहे हैं काशी से बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ है, उन्हीं को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अभी तक हमने भारतीय हिंदी युग में कुल 55 जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ था, उसमें से मुख्य पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा किया कि प्रकाशन वर्ष कब था और उनके संपादक कौन थे, कहाँ से संपादित होता था, स्थान का नाम और कुछ खास विशेषताएं जो हुआ ठीक उन पर विचार किया। तीसरे सेक्शन में बातचीत करेंगे द्विवेदी युग में कौन कौन से पत्र प्रकाशित हुए और उनके संपादक कौन से थे और उनकी खास विशेषताएं क्या थी। तो अगर देखा जाए जो तीसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पहले तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसके नाम पर पड़ा है, द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और व्यक्ति का नाम है, इसी में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो आप ध्यान दीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, MPD नाम सेव कर सकते हैं। और समय जो इसका है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक है, मतलब 18 वर्षों का इतिहास रहा है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता का। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ है जो कि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर उनको माना जाता है। ठीक है, काफ़ी वहाँ से टर्निंग पॉइंट्स आया हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी जो खड़ी बोली या फिर भाषा का प्रयोग हो रहा था उसके शुद्धता में। तो हम उसी पर विचार करने जा रहे हैं। द्विवेदी युगीन महावीर प्रसाद द्विवेदी युग 1900 से 1918 के बीच में। इसमें जो पत्रिका निकली थी सन 1900 ईस्वी में, जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती पत्रिका हिंदी पत्रकारिता में एक मील का पत्थर इसको माना जाता है। और लगभग 10 एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें से 9 एग्जाम में सरस्वती पत्रिका से सवाल आना ही आना है, किसी न किसी रूप में इससे सवाल आता ही आता है। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। 1900 में इसका प्रकाशन हुआ सरस्वती का। इसके जो प्रथम संपादक थे, सरस्वती के बहुत सारे लोग संपादक थे, संपादक मंडल था जिनका कि घुमा फिरा के नाम पूछ लेता है, कई बार तो पूछ लेता है कि कौन नहीं था संपादक, कौन नहीं था। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रथम संपादक थे वो थे चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष, ठीक। और चिंतामणि घोष ने इसको काशी से प्रकाशित किया। पहले सरस्वती का पहला प्रकाशन काशी से हो रहा था। और ये क्या थी, एक मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। बाद में इसके संपादक मंडल बने। उन संपादक मंडलों में नाम किसका किसका है, संपादक मंडल में किसका किसका नाम है। पहले तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम है, तो नोट कर लीजिए, रत्नाकर है। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ये संपादक मंडल में है। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। फिर नाम है कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। और अगला जो नाम है राधा कृष्ण दास। ये क्या थे, संपादक मंडल में शामिल थे। 1 2 3 4 5 लोगों का इसमें नाम था। 5 सदस्यीय संपादक मंडल था। और प्रथम जो संपादक थे चिंतामणि घोष थे। ये सन 1900 की बात है, ठीक है। आगे भी सरस्वती का इतिहास रहा है, उस पर भी चर्चा की जाएगी कि सरस्वती को सरस्वती किस संपादक ने बनाया, ठीक है। तो फिर देखा जाए सन 1900 में तो ये लोग संपादित थे, किया इन्होंने संपादन किया। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला और इसको एक नया रूप दिया, इसको एक नई प्रतिष्ठा दी। खासतौर से उस जमाने में जब कोई भी रचना सरस्वती में प्रकाशित होती थी तो वो एक अच्छी और महान रचना मानी जाती थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ये पहले रेलवे में काम करते थे, रायबरेली के रहने वाले थे। नौकरी को छोड़कर इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सरस्वती का संपादन भार संभाला। और इन्होंने वैसी ही प्रतिष्ठा सरस्वती को दी जैसे कि टीम इंडिया को कभी महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था। कप्तान तो बहुत सारे आए गए लेकिन उनका युग काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला था भारत को। उसी तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती को पहुंचाया। तो ध्यान रखने की जरूरत है। सवाल पूछ देता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस वर्ष में किया था।
शुरू किया था, मतलब 1903 में, ठीक है। लगभग 1920 के आसपास तक वो करते रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और बाकी कहानियाँ हैं कि इन्होंने निराला की रचना जूही की कली को सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था, और जितने भी इनके जो मुख्य कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उनको प्रोत्साहित किया कि जो उपेक्षित महिलाएं हैं, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की के निबंध से प्रभावित होकर कि उपेक्षित महिलाओं पर को आधार बनाकर वो महाकाव्य लिखें, कविता लिखें, उनको सरस्वती में छापा जाएगा। उससे प्रभावित होकर महावीर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, यशोधरा, ये सारी रचनाएं उन्होंने किया है। अब देखेंगे जितने भी उपेक्षित महिलाएं रही हैं उन्हीं को उन्होंने केंद्र में रखा है। तो ये था महावीर प्रसाद द्विवेदी का और सरस्वती का संबंध। इस पर एक अलग से भी लेक्चर तैयार किया जा सकता है, लेकिन अभी हिंदी पत्रकारिता का इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं तो इतना ही बातें ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसका प्रकाशन इन्होंने कहाँ से किया? इलाहाबाद से, यानी कि प्रयाग से, ठीक। तो ये था। अब हम देखते हैं, ये सरस्वती से जुड़ा हुआ था तो मैं तुरंत बता दिया 1903 में, लेकिन 1900 ईस्वी में ही 1902 ईस्वी में एक और पत्रिका आई थी जिसका नाम है समालोचक। 1902 में समालोचक नाम से एक पत्रिका आई जिसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वही गुलेरी जिन्होंने उसने कहा नाम से कहानी लिखा और उसी से फेमस हो गए। मात्र उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी, लेकिन उन्होंने संपादन भी किया था समालोचक नाम से पत्रिका, जो कि 1902 में प्रकाशित हुआ। और कहाँ से ये निकलता था? ये निकलता था जयपुर से, ठीक है। 1900 में एक चीज़ और ध्यान में रखने की जरूरत है कि 3 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। पहला तो सरस्वती था, दूसरा था सुदर्शन। सुदर्शन नाम से पत्र निकलता था जिसके संपादक थे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री, ठीक है, ये भी 1900 में था। एक और पत्र निकला था जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र ये इसलिए जाना जाता है कि इसमें माधवराव सप्रे इसके संपादक थे, माधवराव सप्रे, ठीक। ये रायपुर से प्रकाशित होता था। इसमें माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको कि हिंदी कहानी के इतिहास में प्रथम कहानी के श्रेणी में रखा जाता है। प्रथम कहानी को लेकर काफ़ी डिबेट है, उस पर कभी चर्चा की जाएगी तो विस्तार से बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ मित्र का जब नाम आया है तो कई बार जब आप हिंदी पत्रकारिता को इसीलिए सीरियसली पढ़ना चाहिए कि आधुनिक काल में इनका रचनाओं से भी संबंध है कि फला रचना किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई, फिर उस दूसरे में कब प्रकाशित हुई, इस तरीके से इनका संबंध भी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कि कहानी है वो प्रथम श्रेणी की कहानियों के दौड़ में शामिल रहती है। उसके संपादक माधवराव सप्रे जो कि उस कहानी को लिखे भी थे, छत्तीसगढ़ मित्र नाम है, और रायपुर से प्रकाशित होता था। तो ये 1900 में ये 3 को रखना है, फिर आप 1902 वाले को रखेंगे, ठीक है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिखेंगे कि उन्होंने सरस्वती का संपादन किया, तब एक क्रम बन जाएगा, ठीक है। समालोचक के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम था अभ्युदय, जिसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने हिंदी और खड़ी बोली के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, खासतौर से नागरी लिपि को स्थापित करने में भी उन्होंने 60,000 हस्ताक्षर युक्त लोगों से हस्ताक्षर करवाया और अदालत में पेश किया और नागरी लिपि को उन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई, ठीक है। तो इन्होंने अभ्युदय नाम से पत्र निकाला और ये पत्र कहाँ से निकलता था? प्रयाग से, मतलब इलाहाबाद से, ठीक है। 1909 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम था इंदु। इंदु पत्र निकला, इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक। अंबिका प्रसाद गुप्त थे। और कहा जाता है कि जो इंदु है ये सरस्वती के विरोध में निकली थी। सरस्वती के विरोध में कम बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक रवैया था, शुद्धतावादी रवैया, और उससे खिन्न होकर अंबिका प्रसाद गुप्त ने खुद एक पत्र निकालना शुरू कर दिया जिसका नाम था इंदु, और उसका प्रकाशन उन्होंने 1909 ईस्वी में शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियाँ शुरू में छपी थी, कई बार सवाल पूछा जाता है। उनकी ग्राम नाम की जो कहानी है वो इंदु में छपी थी, ठीक है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद का नाम भी जुड़ा है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिए ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से विरोध होने पर इन्होंने इंदु नाम से पत्रिका निकालना शुरू की। अंबिका प्रसाद गुप्त कहाँ से निकाल रहे थे? वो भी निकाल रहे थे काशी से, ठीक।
अब आगे देखते हैं और द्विवेदी युगीन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1909 के बाद हम चलते हैं, देखते हैं 1909 में एक और पत्रिका निकली जिसका नाम है सम्मेलन पत्रिका। सम्मेलन पत्रिका, इसके संपादक हैं, बल्कि ये प्रयाग से निकलती थी, त्रैमासिक थी। सम्मेलन पत्रिका प्रयाग से निकलती थी, त्रैमासिक पत्रिका है। ये चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी से ज़्यादातर सवाल आता है कि सम्मेलन पत्रिका कितने समय के बाद निकलती थी, तो ये थी त्रैमासिक, इसी से संबंधित था। और कहाँ से निकलती थी? प्रयाग। इसके संपादक के बारे में इतना चर्चा नहीं हुई है और न कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रखिए ध्यान। 1913 में एक पत्र निकलता है जिसका नाम है प्रताप। प्रताप पत्र, जिसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, और इनका नाम हिंदी पत्रकारिता में काफ़ी आदर के साथ लिया जाता है और इनके नाम पर पत्रकारिता में सम्मान भी दिया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में। इससे भी संबंधित सवाल आते हैं। तो इन्होंने प्रताप नाम से एक पत्र का संपादन किया था और कहाँ से निकलता था? इनका कानपुर से, ठीक। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कई बार। अगला पत्र जो है वो भी 1913 में ही प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है प्रभा। ये प्रताप और प्रभा, इन दोनों में कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है, तो ध्यान में रखिए। प्रभा के जो संपादक थे वो थे कालूराम। कालूराम प्रभा के संपादक थे और ये निकलता था खंडवा। खंडवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलता था। और इस पत्र से माखनलाल चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि राष्ट्रवादी कवि थे, उनका जुड़ाव था इस पत्र से। कई बार इनसे भी संबंधित सवाल आ जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किस पत्र से था? तो वो था प्रभा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। फिर एक पत्र निकला सन 1916 ईस्वी में जिसका नाम है श्री शारदा। श्री शारदा, जिसके संपादक थे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। और श्री शारदा का नाम तब ज़्यादा चर्चा में आता है जब छायावाद शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था। छायावाद के बारे में जब बातचीत होती है तो श्री शारदा पत्र का जिक्र होने लगता है कि सर्वप्रथम उसी में छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ था। और ये पत्र निकलता था कहाँ से? जबलपुर से, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाओं की, जिसे कि हमने बताने की कोशिश की। उनके प्रकाशन वर्ष, उनके संपादक, कहाँ से प्रकाशित होते थे, और कुछ खास चीज़ों की ओर जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन पर मैंने चर्चा किया। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए, ठीक है। अब हम बातचीत करते हैं जो छायावादी युगीन जो पत्रकारिता रही है उस पर। छायावादी युगीन पत्रकारिता एक तरीके से चौथा है छायावादी युगीन हिंदी पत्रकारिता। इसका समय 1918 से 1936 के बीच में है। और वैसे भी छायावाद का जब समय जो निर्धारित किया गया है वो 1918 से लेकर 1936 के बीच में ही है। कुल 18 वर्षों का समय है। उसमें हिंदी पत्रकारिता का क्या रूप था उस पर हम चर्चा करेंगे और कुल कितनी पत्रिकाएं इसमें प्रकाशित होती थी। हमने बताया कि भारतेंदु पूर्व लगभग 15-16 पत्रिकाएं संपादित होती थी। भारतेंदु युगीन में 55, द्विवेदी युगीन में कुल 19 पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। और छायावादी युगीन जो समय था इसमें कुल 28 पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, ठीक है। और उन्हीं में से गौवा फिरा कर सवाल आता है। तो पहले हम देखते हैं सन 1920 ईस्वी में एक पत्र निकलता था चांद नाम से, जिसके संपादक थे राम सहगल और चंडी प्रसाद हृदय। ये कहानीकार रहे हैं और हृदय जो है इनका उपनाम है। तो कई बार ये पूछ देता है हृदय का पूरा नाम क्या है, तो चंडी प्रसाद है, ठीक है। ये जो पत्र था ये नारी विषयक चीज़ों पर ही केंद्रित था। नारी विषयक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चांद या फिर नारी विषयक कौन पत्र निकल रहा था छायावाद के समय में, तो चांद इसका उत्तर होगा। और इससे जुड़ाव था महादेवी वर्मा का जुड़ाव चांद पत्रिका से था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सन 1922 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम है माधुरी, ठीक, माधुरी नाम है। और इसका जो संपादक थे इसके दुलारे लाल भार्गव। ये लखनऊ से प्रकाशित होता था। माधुरी लखनऊ से प्रकाशित होता था और ये छायावाद
की प्रबल समर्थक पत्रिका थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावाद का प्रबल समर्थन कौन पत्र कर रहा था, तो वो था माधुरी, और इसका प्रकाशन कहाँ से? लखनऊ से। इससे प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय इनका भी जुड़ाव था। प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय का जुड़ाव माधुरी पत्र से था, ये जुड़े हुए थे लोग, ठीक है। तो जब प्रेमचंद से संबंधित सवाल आएगा कि प्रेमचंद का जुड़ाव किन किन पत्रों से था, तो इसमें माधुरी का नाम आएगा, हंस का नाम आता है, जागरण का नाम आता है, ठीक है। इसी तरीके से सवाल बनते हैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ उसको। आगे देखते हैं कि छायावाद में और कौन पत्र निकल रहे थे। 1923 में एक पत्र निकल रहा था, काफ़ी फेमस पत्र रहा है, और 1923 में पत्र निकला जिसका नाम है मतवाला। मतवाला नाम से ही है, ये हास्य व्यंग्य पर आधारित था। मतवाला का जो संपादन किया था निराला का इससे जुड़ाव था। निराला, जब भी मतवाला का नाम आता है तो निराला का नाम इससे जुड़ जाता है, और निराला ने इसके लिए 2 पंक्तियां, इसके ध्येय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2 पंक्तियां लिखी हैं। वो इस प्रकार हैं कि अमी गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला, ठीक है। ये 2 पंक्तियां उसके ध्येय के रूप में, मतवाला के ध्येय के रूप में हैं। तो आप देखेंगे कि रामविलास शर्मा ने राग विराग नाम से निराला की कविताओं का संकलन भी किया है, तो यहीं से मुझे लगता है कि इस शब्द को लिया है उन्होंने। तो ये 2 पंक्तियां भी आ जाती हैं कि किस पत्र से शामिल है, मतलब किस पत्र से संबंधित है। तो ध्यान में रखिए, अमी गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। और अपने नाम के अनुरूप ही ये हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र था, और जितने भी पत्र इसके पहले थे वो सीरियस टाइप के थे, लेकिन ये था, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद सन 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम है विशाल भारत। विशाल भारत, इसके संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मतवाला था एक कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कई बार ये भी पूछ देता है, तो ध्यान में रखने की जरूरत है। और विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे, और ये भी कलकत्ता से निकलता था। कलकत्ता से निकलता था। कुछ समय तक अज्ञेय भी विशाल भारत से जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका भी जुड़ाव था। तो परीक्षा में पूछ देता है। अज्ञेय ने भी कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, और मैंने तो रिसर्च किया अज्ञेय पर, तो थोड़ा सा गंभीर अध्ययन हो गया है। तो कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि प्रतीक, विशाल भारत, ठीक है। तो विशाल भारत से अज्ञेय का भी जुड़ाव रहा है, और मुख्य रूप से संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अगला जो पत्र था 1930 ईस्वी में हंस नाम से पत्र निकला, जिसके संपादक थे प्रेमचंद। प्रेमचंद ने इसका संपादन किया, और ये निकलता था काशी से। तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले मैंने माधुरी के बारे में जिक्र किया, तो वहाँ पर प्रेमचंद का नाम आया, और हंस जिसका संपादन प्रेमचंद ने किया था काशी से। और बाद में इसका पुनर्प्रकाशन किया था राजेंद्र यादव ने, दिल्ली से इसका प्रकाशन शुरू हो गया था हंस का, जो कि अभी भी चलता है, और उसके भी संपादक को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन मूल संस्थापक थे, संपादक थे वो प्रेमचंद थे, ठीक है। 1930 में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। छायावाद के ही कुछ और पत्र हैं, उन पर विचार कर लेते हैं, जिसमें कि सन 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम है जागरण। जागरण पत्र निकला। इसके जो संपादक थे उनका नाम है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद का भी इनसे जुड़ाव था इस पत्र से, ठीक है। इसका प्रकाशन हो रहा था काशी से, मतलब वाराणसी से ही हो रहा था। तो प्रेमचंद को आप जागरण से भी जोड़कर देख सकते हैं। 1932 में हुआ था, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 2 साल के बाद ये पत्र बंद हो गया। सन 1934 में ये बंद हो गया। क्यों बंद हुआ था? आर्थिक संकट के कारण। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पत्र था जो कि आर्थिक संकट के कारण बंद हो गया था। वर्तमान में तो बहुत सारे ऐसे आपको दिख जाएंगे। वर्तमान की स्थिति ये है कि जितने भी प्रोफेसर हैं सबका एक पत्रकारिता है, ठीक है, निकालना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत घालमेल हो जाता है याद करने में। खैर, अभी हम इसको ही देखते हैं कि 1934 में आर्थिक धनाभाव के कारण ये पत्र बंद हो गया, 2 साल के बाद ही। फिर 1933 में देखते हैं एक पत्र निकला जिसका नाम है भारत, ठीक। भारत जिसके संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे
वाजपेयी। इसके पहले हमने देखा एक विशाल भारत नाम से, ये केवल है भारत, तो ध्यान में रखने की जरूरत है। नंदुलाल वाजपेयी ने भारत नाम से पत्र निकाला, कहाँ से? प्रयाग से, प्रयाग से निकाला। और ये जो पत्र था ये छायावाद के आलोचकों की, जो छायावाद की आलोचना करते थे उनकी खबर लेता था। मतलब छायावाद की आलोचना करने वालों की खबर लेता था। ये एग्जाम में पूछ लेता है, छायावाद की आलोचना करने वालों की खबर। ठीक है, मतलब नंदुलाल वाजपेयी को यह तनिक भी पसंद नहीं था कि कोई छायावाद का आलोचना करे, क्योंकि छायावाद पे कई आरोप भी लगे हैं कि ये पलायनवादी था, इसका कोई आम जनता से जुड़ाव नहीं था, सारे कवि अपने अपने निजी जीवन को लेकर रोते गाते रहते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को, लेकिन ये जो पत्र था ऐसे लोगों की आलोचना करता था कि आपके अंदर समझ नहीं है, विवेक नहीं है, छायावाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ युग है। ठीक है, तो ये 1933 में प्रकाशित हुआ। और एक प्रश्न बहुत आता है कि छायावाद का जो समर्थन था वो माधुरी पत्र कर रहा था, एक तरीके से भारत भी कर रहा है, लेकिन छायावाद की सबसे कड़ी आलोचना जिस पत्र ने किया था उसका नाम है सुधा। सवाल पूछा जाता है, सुधा पत्र छायावाद का प्रबल विरोध किया था या फिर छायावाद विरोधी पत्र था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि इस तरीके से सवाल आ जाए कि छायावाद का विरोध किस पत्र ने किया था, उसका नाम है सुधा। तो ये पूरा हमने छायावाद युगीन जो हिंदी पत्रकारिता थी उसमें हमने पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष, उनके संपादकों के नाम और जहाँ से प्रकाशित होते थे उस स्थान के नाम को, और जो भी कुछ खास चीज़ें थीं उनके बारे में चर्चा किया। छायावादोत्तर हिंदी पत्रकारिता है, छायावादोत्तर हिंदी पत्रकारिता, जिसका समय है 1936 से 1960 के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच हम देखें तो कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सन 1937 ईस्वी में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम है साहित्य संदेश, साहित्य संदेश, जिसके संपादक हैं बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था ये नहीं मालूम है। सन 1938 ईस्वी में एक पत्र आया जिसका नाम है रूपाब। ठीक है, रूपाब, इसके संपादक थे पंत जी। रूपाब इसलिए फेमस था कि इसमें प्रथम रिपोर्टाज जो कि लक्ष्मीपुरा नाम से छपा हुआ था। ठीक है, इसलिए रूपाब का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन संपादक का नाम भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए। फिर 1945 ईस्वी में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम है आजकल, वो आज भी छपता है नई दिल्ली से प्रकाशन संस्थान से। ठीक है, 1947 में एक पत्र निकला, 1947 में, जिसका नाम है प्रतीक, जिसके संपादक थे अज्ञे। ठीक, और ये प्रयाग से निकलता था और इसकी खास विशेषता थी कि ये द्वैमासिक था, द्वैमासिक, यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर 1949 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम है कल्पना, जिसके संपादक थे बद्री विशाल पित्ती। ये हैदराबाद से प्रकाशित होता था, हैदराबाद, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार ये। फिर 1951 में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम है आलोचना। पत्र क्या है, बल्कि हिंदी आलोचना में, हिंदी पत्रकारिता में ये फेमस पत्रिका के रूप में है आलोचना, जिसके संपादक थे, शुरू में इसके भी कई संपादक आए हैं, वर्तमान में भी ये पत्रिका प्रकाशित होती है। तो शुरुआती जो थे वो शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये बल्कि ये त्रैमासिक है, ये भी दिल्ली से होती थी। ठीक है, त्रैमासिक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, दिल्ली से। बाद में इसे नामवर सिंह जुड़े। ठीक है, रामविलास शर्मा भी इसमें थे। तो जैसे सरस्वती है वैसे ही आलोचना का भी नाम है, इस पर भी अलग से एक लेक्चर तैयार किया जा सकता है। फिर 1954 में नई कविता नाम से एक पत्रिका निकली जिसके संपादक थे जगदीश गुप्त। नई कविता, जो कि कविता के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आई। जब हम कविता पर बातचीत करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पत्रिका के रूप में बात हो रही है जिसके संपादक थे जगदीश गुप्त। ठीक है, तो छायावादोत्तर युग में कुछ प्रमुख जो
पत्रिकाएं थीं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन पर हमने चर्चा किया, उनके प्रकाशन वर्ष, उनके संपादकों के बारे में, और त्रैमासिक हैं कि द्वैमासिक हैं, इन पर चर्चा किया। जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? ऑप्शन दिया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, देवी दत्त शुक्ल, सुमित्रानंद। तो ये जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक का संपादन कौन किया था अतिथि के रूप में? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। जो दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन दिया गया है तद्भव, पहल, बहुवचन, वसुधा। तो दो का जो सही आंसर है वो आप लोग जल्दी से बताइए। और जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है ये वर्धा में स्थापित है, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, और एक तरीके से हिंदी के विकास में इस विश्वविद्यालय का अहम रोल है और लगातार यहाँ पर हिंदी में काम हो रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है दो का सही आंसर है बहुवचन। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर बात करें तो तीसरा प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे? ऑप्शन दिया गया है मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। थोड़ा सा लेट हो गया जुड़ने में, टेक्निकली हम कुछ भूल गए थे कि कैसे जुड़ना है, फिर दोबारा उसको हमने प्रयास किया और यहाँ पर लेट हो गया है, फिर भी आप लोग जुड़े हैं। बहुत लोगों का नाम है विजय चौहान, सोमपाल सिंह, सुधीर कुमार पाल, राम बाबू, धर्मपाल त्रिपाठी, आस्था चौधरी। सबको नमस्ते और सबका स्वागत है इस टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 था, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे? ऑप्शन मैंने बताया मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो इसका जो सही जवाब है 3 का गणेश शंकर विद्यार्थी। और ध्यान में रखिए कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि प्रताप के संपादक कौन थे, और प्रश्न में ही एक और आंसर छिपा हुआ है, साप्ताहिक पत्र था, प्रताप साप्ताहिक पत्र था। तो इससे भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर हिंदी पत्रकारिता में पुरस्कार भी दिया जाता है। कई लोग वसंत पंचमी की हार्दिक बधाई दे रहे हैं, तो आप सभी को भी वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही सरस्वती जी आप सभी की मनोकामना को पूरा करें और साथ साथ हम लोग आगे ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में बहुत सारे लोग सही सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो प्रश्न होना चाहिए था, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? तो एक तरीके से इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर नहीं के स्थान पर किया है, लगभग ये थोड़ा सा प्रश्न को हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं, किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया है। तो इसमें जितना भी नाम दिया गया है सारे लोगों ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। हाँ, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? अब हमें मिलान करना है। ऑप्शन दिया है दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश,
नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कौन सा किससे संबंधित नहीं है? एक तरफ पत्रिकाओं का नाम दिया है, दूसरे तरफ संपादकों का नाम है। तो जो इसका सही जवाब है, पांचवा का सही जवाब, हाँ पांचवा का सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी कि दस्तावेज रामचंद्र तिवारी इसके संपादक नहीं रहे हैं, बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इससे जुड़े हुए थे। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए आप वन लाइनर के दृष्टिकोण से याद रखिए कि पहल के संपादक ज्ञान रंजन, तद्भव के संपादक अखिलेश और नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। तो इस तरीके से इस विकल्प के माध्यम से भी आप अपने प्रश्नों को तैयार करते रहिए, ताकि कभी भी परीक्षा में घुमा कर पूछे तो आपको कोई दिक्कत न हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया है वाराणसी, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो जो वागर्थ पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? सभी लोगों ने सही जवाब दिया है लगभग। इसका मतलब है कि आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही है और पत्रकारिता पर आप लोगों ने अच्छा मेहनत भी किया है, और जो भी वीडियोज लेक्चर होंगे उनको देखा भी होगा। सही जवाब है बी, कोलकाता से प्रकाशित होती है वागर्थ पत्रिका। ठीक है, किसी ने इसका सही जवाब सी बता रहा है कोई, लेकिन सही नहीं है, दिख नहीं रहा है। जितेंद्र कुमार, यहाँ पर तो पूरा क्लियर आ रहा है मुझे, मेरी आवाज़, और हो सकता है कि नेट का कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, सोमपाल एक क्वेश्चन आगे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हो सकता है कि कई प्रश्न आपको रिपीटेड टाइप के दिखें, लेकिन इस टेस्ट के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपको घुमा कर प्रश्न पूछा जाए तो कैसे आप उसको हल पाएंगे। 7वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? पहले बहुत ही सामान्य तरीके से पूछा जा रहा था कि वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी भाषा की जो मासिक पत्रिका, यानी कि वागर्थ जो है वो मासिक पत्रिका भी है, और कहाँ से प्रकाशित हो रही है। तो आप लोग इसका जवाब पहले से भी देख लिया होगा, सही जवाब है कलकत्ता। ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़ाना है, कैसे वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी? चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। अभी सही मायने में हम तकनीकी रूप से उतना दक्ष नहीं हो पाए हैं। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन दिया गया है वसुमती, अकार, बहुवचन, वागर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम वागर्थ से संबंधित कई प्रश्न यहाँ पर देखे, लेकिन प्रश्न कैसे कैसे परीक्षाओं में घुमा कर आते हैं, उन सारी प्रश्नों को भी आपको देखने की जरूरत है। आप लोगों का एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वागर्थ पत्रिका, जो कि भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो कि कलकत्ता में स्थित है। हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हर एंगल से हमें देखने की जरूरत है। बाकी अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग जान रहे हैं, वागर्थ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से प्रश्न पूछा गया, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। बस पत्रिकाओं का नाम चेंज हो जा रहा है, और बाकी जो सही है जवाब वो तो रहेगा ही। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागर्थ। तो एक तरीके से आप लोगों के मन में वागर्थ बैठ गया होगा। अब जब भी आप आगामी परीक्षाओं में जाएंगे तो वागर्थ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका, यानी कि उत्तर गलत नहीं होगा, कि वागर्थ मासिक पत्रिका है, भारतीय भाषा परिषद से प्रकाशित होती है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और क्लियर अभी आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? मेरे यहाँ तो पूरा लैपटॉप में दिख रहा है कि पूरा साफ दिख रहा है, मोबाइल में भी दिख रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा नया आपको दिख रहा होगा
कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कचहरियों में यानी कि अदालतों में हिंदी को प्रवेश दिलाने के लिए कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाई थी? ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो है इनमें से कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जो कि कचहरियों के लिए, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र उसको कहा जा सकता है। अच्छा, कैमरा का लेंस साफ कर लें। देखिए 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, क्योंकि भारत मित्र नाम की एक पत्रिका थी, उसको माना जाता है कि उसने कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन को जोर शोर से उठाया था। तो इसका सही जवाब भारत मित्र होगा। ठीक है, भारत मित्र जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसका संबंध बाल मुकुंद गुप्त से भी माना जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखें। बाल मुकुंद गुप्त जो कि शिव शंभू के चिट्ठे से जाने जाते हैं और शिव शंभू के चिट्ठे उसी में प्रकाशित होता था। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनको भी ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? जो असत्य आपको बताना है। ये मेन आपको परीक्षा में ध्यान रखना है कि सत्य और असत्य ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि जल्दीबाजी में हम सत्य वाला आंसर सही कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें तो असत्य पूछा था। ठीक है, तो कई लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया है। मोहन राकेश जो ऑप्शन है वो असत्य है। कादम्बिनी के जो संपादक हैं वो हैं विष्णु नागर। ठीक है, विष्णु नागर को इसका संपादक माना जाता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए। बाकी एक और पत्रिका कादम्बिनी से जुड़ा हुआ है, आनंद कादम्बिनी। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आनंद कादम्बिनी के जो संपादक थे वो कौन थे। कई बच्चे बता रहे हैं कि कादम्बिनी बालकृष्ण भट्ट की है, नहीं, वो गलत है। बालकृष्ण भट्ट ने एक ही बहुत फेमस पत्रिका का संपादन किया था, वो सारे आप लोग जान रहे हैं। हाँ, प्रेमघन ने की थी, शाबाश, वेरी गुड। तो इसी तरीके से क्या है कि जोड़ जोड़ कर आप देखेंगे तो आपकी तैयारी करते समय कॉन्फिडेंस आपके नज़र में आएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारी किताबों को आप खूब पढ़ें तभी तैयारी हो पाएगी। तकनीकी तौर पर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर आज के टेस्ट का एक मोटो भी है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब परीक्षाओं का पैटर्न देखिए। ठीक है, कि कभी नहीं पूछता है कि शुद्ध है या सही है, बहुत रेयर केस में पूछता है। ज़्यादातर असत्य, गलत है, अशुद्ध है, इसी टाइप के ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में भी पत्रिकाओं को दिया एक तरफ संपादकों का नाम दिया है। तो लिखा है धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश, नया प्रतीक अमृतलाल नागर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब होगा, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सेट कर देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा। नया प्रतीक अमृतलाल नागर से नहीं जुड़ा है, बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इससे जुड़े हुए थे। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और बाकी आप ध्यान में रखिए, धर्मयुग धर्मवीर भारती से संबंधित था, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश, ये एकदम सही आंसर। ठीक है, बाकी जो अशुद्ध हमें बताना था वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हाँ, कई बच्चों का सही जवाब है। बाकी जो लोग जुड़े हैं वो सत्य की खोज में ही हैं, तो सबकी तैयारी धीरे धीरे हो जाएगी। बस आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए और साथ देते रहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है। इस बार घुमाकर प्रश्न पूछ दिया गया। इस बार पूछा गया कि प्रकाशन स्थल ही असत्य है, कौन सा है? और इसमें ऑप्शन दिया गया कि कथाक्रम लखनऊ से, हंस नई दिल्ली से, वागर्थ कोलकाता से, नया ज्ञानोदय मुंबई से। ठीक है,
तो इसमें से असत्य हमें बताना है। तो इसका आप लोगों को पता होगा, इसका जो सही जवाब है वो है नया ज्ञानोदय, जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, असत्य है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। आप देखेंगे कि जब नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय जितने भी आंदोलन के नेतृत्व करता थे सभी कोई न कोई पत्रिका निकाला करते थे, और उस समय कहानी आंदोलन पत्रिकाओं के माध्यम से ही शुरू हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पत्रिका है इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन में दिया गया है इंडिया टुडे, नया ज्ञानोदय, तदभव, वागर्त। इसमें से कौन ऐसी पत्रिका है जिसमें कि कहानियाँ प्रकाशित नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो है ए, इसका सही जवाब है। इंडिया टुडे में जो है जो कहानी से संबंधित नहीं है, बाकी सब कहानी से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखिए, 15 का ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। ये जब हम हिंदी का गद्य साहित्य आप सभी को पढ़ा रहे थे और शुरुआती दौर में कि कैसे हिंदी का स्वरूप धीरे धीरे विकसित हो रहा था। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शन देखकर सही जवाब बता दिया है। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, ऑप्शन दिया गया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया राजा लक्ष्मण सिंह। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसका जो प्रकाशन हुआ था सन 1855 ईस्वी में हुआ था। तो राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह से 2-3 क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी से बनते हैं। एक तो प्रजा हितैषी के संपादक थे, और दूसरे हिंदी उर्दू इन सब विवाद में संस्कृत का पक्ष इन्होंने लिया था, और एक इनका काम रहा है कि इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का सन 1861 में अनुवाद किया था संस्कृत से हिंदी में। ठीक है, तो कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। हमने एक बच्चे का एक दिन कमेंट्स देखा, उन्होंने कहा कि आप पत्रकारिता वाला मेरा वीडियो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आप गलत बता रहे हैं। तो जब इस तरीके से कोई बिना रिसर्च किए हुए किसी को बोल देता है कि आप गलत बताते हैं तो थोड़ा सा हर्ट होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हैं और थोड़ी सी मनुष्य हैं तो कुछ न कुछ होती ही रहेंगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 99% सही करने की कोशिश करें। हाँ, कई बच्चे प्रजा हितैषी को बताएं कि आगरा से निकलती थी, तो ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, तो 1861 और 1855 को लेकर थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट रहिए, ठीक से उसको देखते रहिए। ठीक है ना, सही जवाब इसका था प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण। अगला जो प्रश्न है कि बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ। बनारस अखबार, इसके प्रश्न में ही छिपा हुआ है कि ऐसा अखबार जो कि बनारस से प्रकाशित होता था, लेकिन प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है कि कब प्रकाशित हो रहा था। ऑप्शन दिया गया है सन 1841 ईस्वी, 1844 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1842 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं कि सब जो ईस्वी दिया हुआ है सब आसी पास का दिया हुआ है, इसको रंगते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखना है। बनारस अखबार का जो प्रकाशन हो रहा था वो हो रहा था सन 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हाँ, कई बच्चे देखिए छोटी छोटी मिस्टेक से ही बहुत सारे आंसर गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पूरा कोशिश कीजिए कि आपका एकदम सही जवाब हो। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। बनारस अखबार के संपादक शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और सन 1845 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। जब मेरे वीडियो आप देखेंगे पत्रकारिता वाला, तो मैंने बताया है कि इसके विरोध में एक अखबार और निकलता था जिसका नाम था सुधाकर। तारामोहन नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने संपादित किया था। इसी कारण कि ये थोड़ा सा उर्दू का पक्षधर था तो उन्होंने तुरंत निकाला सुधाकर पत्रिका। तो ये सब स्टोरी भी अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है। ठीक, एक तरीके से रिलेटेड है, लेकिन कोशिश यही है कि हर एंगल से देखने की का प्रयास किया जाए। ऑप्शन दिया गया प्रजा हितैषी, उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, विश्वामित्र। ठीक है, तो देखिए ये सेक्शन पूरा हिंदी पत्रकारिता का है, तो कहीं न कहीं से जवाब आपको देने में थोड़ी सी आसानी हो रही होगी, लेकिन जब यही आप फाइनल परीक्षा बैठेंगे तो यही प्रश्न कई लोगों के लिए पहाड़ सा साबित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है, राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नाम पत्र
को संपादित किया था, जो कि आगरा से निकलता था, 1855 में निकलता था। और इसमें राजा लक्ष्मण ने कहा था कि हिंदी और उर्दू जो है न्यारी न्यारी बोलियां हैं और संस्कृत निष्ठ शब्दों के वे समर्थक थे। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि राजा शिव लक्ष्मण सिंह से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन दिया गया 1826 में, 1834 में, 1829 में, 1844 में। ठीक है, तो कई लोग सही जवाब दे चुके हैं कि बंगदूत, जो कि 1829 में प्रकाशित हुआ था। अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न है नीचे, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। ठीक है, तो बंगदूत जो कि 1829 में प्रकाशित होता था, इसके जो संपादक थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो लगभग जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी की तैयारी अच्छी चल रही है और जवाब भी एकदम आप लोग सही दे रहे हैं। बाकी लोगों की भी तैयारी हो रही होगी, ऐसी उम्मीद है। अगला जो प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न है लेकिन एंगल्स इन सबके अलग अलग हैं। अब पूछा जा रहा है कि बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ ऐसे आपके प्रश्न होंगे जो कि एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आप इस लेक्चर के बाद जब आराम करने जाएंगे, सोने जाएंगे, तो फिर आप रिव्यू करेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। वागर्थ तो आप लोगों को एकदम से याद हो गया होगा। अब उसी टाइप का बंगदूत यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि लगातार इससे अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष 1829 ईस्वी। ऑप्शन में दिया था 1826, 1828, 1827, 1829। और ऐसे ऑप्शन काफ़ी खतरनाक होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इसमें क्या है कि अब आपको रंगने में ही सावधानी रखना है। लगातार 26, 27, 28, 29 दिया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए। रंगने में या फिर जब आप कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में बैठेंगे तो क्लिक उसको कर सकता हूँ कि क्लिक करने में भी आप जल्दीबाजी करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? एक नया तरीके का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रभाषा संदेश, और ये जो पत्र है वो पाक्षिक है, यानी कि 15 दिनों पर ही ये प्रकाशित होता था। पत्रों की भी अलग अलग कैटेगरीज रही हैं। ठीक है, और कोई साप्ताहिक था तो कोई पाक्षिक था तो कोई मासिक था, कोई द्वैमासिक होता है, त्रैमासिक होता है, अर्धवार्षिक होता है। कुछ ऐसे पत्र हैं जो ऐसे भी पत्र हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा संदेश कहाँ से निकलता था? इसका जो सही जवाब है वो है इलाहाबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से। ऑप्शन में दिया था वर्धा से, वाराणसी से, उज्जैन से। तो सही जवाब है इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से। हो सकता है कि अब अगर प्रश्न पत्र बने तो इलाहाबाद के जगह पर प्रयागराज भी लिख सकता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते, इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? जैसा कि अभी मैं जिक्र कर ही रहा था, और एक नया प्रश्न आपके सामने कि समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था। ऑप्शन दिया गया साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक, मासिक। ठीक है, तो इसे अब बताइए कि कौन सा इसमें सही जवाब है। समाचार सुधा वर्षण एक तरीके से हाँ दैनिक पत्र था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रजा हितैषी के एक साल पहले इसका हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि हिंदी क्षेत्र में समाचार सुधा वर्षण पहला पत्र था। हिंदी जो पट्टी है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जितने भी पत्र निकलते थे वो सब कोलकाता से निकलते थे, कलकत्ता से, लेकिन हिंदी पट्टी में की तरफ से ये पहला पत्र निकला और इसके जो संपादक थे वो श्याम सुंदर सेन थे। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार वैसे जितने प्रश्नों को मैंने लिया है वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि आज पत्र के प्रथम संपादक थे। आज नाम का एक दैनिक अखबार भी आता है, तो पूछा जा रहा है कि उसके प्रथम संपादक कौन थे। ऑप्शन दिया गया बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बाबू शिव श्री प्रकाश जी, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, बाबूराव विष्णु पराड़कर। तो आज
पत्र के प्रथम संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर। और अभी आज अखबार आप पढ़ रहे हो तो एक बार जरूर देखने की कोशिश कीजिए कि वर्तमान समय में इसके कौन संपादक हैं। हो सकता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि प्रथम संपादक कौन थे, और बदलते पैटर्न में पूछा जाए कि वर्तमान में कौन थे। अगला प्रश्न है, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? ये एक नए तरीके का प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रकाशन वर्ष से संबंधित आ गया। और आमतौर पर कई बार केवल ईयर दे देता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बदलाव टाइप का है। ठीक है, 15 जनवरी 1920, 22 अप्रैल 1920, 2 जुलाई 1920, 5 सितंबर 1920। तो सही जवाब है, कई बच्चों ने सही जवाब दिया इसका, 5 सितंबर 1920। ठीक है, तो देखिए आप, जो आज पत्र था लगभग 102 वर्ष पुराना हो चुका है। ऐसे भी अपने दिमाग में इसको जोड़ कर देखिए, यानी कि 100 वर्ष कंप्लीट कर चुका है ये पत्र। अगला प्रश्न है, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? देख रहे हैं आप, पहले पूछा कि प्रथम संपादक कौन थे, अब पूछा जा रहा है कि संस्थापक कौन थे। प्रश्न वही है, आंसर भी वही है, तो सही आप लोगों ने जवाब दिया, बाबूराव विष्णु पराड़कर, 5 सितंबर 1920। अगला नया प्रश्न आपके लिए, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? यहाँ पर नहीं, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, यानी कि उससे उनका जुड़ाव नहीं था? ऑप्शन है सुधा, समन्वय, इंदु, मतवाला। तो लगभग सभी लोगों ने सही जवाब इसका दिया है कि इंदु नामक जो पत्रिका है उससे निराला का जुड़ाव नहीं था। बाकी सुधा, समन्वय, मतवाला, इन तीनों पत्रिकाओं से वे जुड़े हुए थे। इंदु का जुड़ाव था जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, उनकी जो पहली कहानी थी उसी में प्रकाशित भी हुई थी, तो ये जानकारी भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो ये लंबा प्रश्न है और इसमें कई चीज़ें छिपी हुई हैं कि मतवाला पत्रिका के स्तंभ चाबुक, अभी भी आप अखबार पत्र पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे तो इसमें कुछ कुछ स्तंभ निकलते रहते हैं। तो मतवाला पत्रिका में चाबुक नाम से एक स्तंभ निकलता था संपादकीय टाइप का। तो निराला जी उसमें अपने ओरिजिनल नाम से नहीं लिखते थे, बल्कि एक छद्म नाम से लिखते थे। ऑप्शन दिया गया, किस नाम से लिखते थे? गरगज सिंह वर्मा, सूर्यकांत निराला, रमता जोगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, गरगज सिंह वर्मा नाम से वो लिखते थे। और अभी भी आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में कई ऐसे संपादक रहे हैं जो कि छद्म नामों से लिखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन दिया गया है कहानी, सरस्वती, इंदु, ब्राह्मण। तो जयशंकर द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, इसका जो सही जवाब है वह है इंदु, जिसका कि अभी जिक्र मैं ऊपर कर रहा था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? ऑप्शन दिया गया है विशाल भारत, दिनमान, दैनिक, ये सभी। तो अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिनमान नामक पत्र निकलता था उसके संपादक रहे। वैसे अज्ञेय ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिसमें कि प्रतीक भी शामिल है। ठीक है, अच्छा, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? विशाल भारत, दिनमान, दैनिक, ये सभी। वास्तव में ये सवाल सन 2011 के पीजीटी एग्जाम में आ चुका है। तो जो इसका सही जवाब आयोग ने माना था वो दिनमान माना है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः अज्ञेय का ये तीनों पत्र पत्रिकाओं से संबंध रहा है। तो ये इसका जो सही जवाब हो सकता है बी और डी दोनों हो सकता है। तो इस तरीके के भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। ठीक है, हाँ, कई बच्चे बता रहे हैं कि डी भी सही है और बी भी सही है। ये एकदम यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन दिया गया है अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, अज्ञेय, इलाचंद जोशी। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, अगला प्रश्न है,
देखिए कैसे घुमाकर पूछा रहा है। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। हिंदी साहित्य में अब पत्र पत्रिकाओं से घुमा फिरा कर ही ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो मुश्किल से 100 प्रश्न ठोस तरीके से बन सकते हैं पत्र पत्रिकाओं से। लेकिन कई बार इसको मौलिक रूप देने के लिए कैसे पूछा जा रहा है कि दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, अमृत राय, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है वह है। अब एक तथ्य कौन सा गलत है उसे हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया, पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। बी, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। सी, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। डी, कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो है कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे बल्कि अज्ञेय थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन दिया गया है, अज्ञेय, बनारसी दास चतुर्वेदी, मोहन सिंह सेंगर, इलाचंद जोशी। विशाल भारत के प्रथम संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है, प्रथम संपादक थे, इसका सही जवाब है बी, बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किया। हंस का संपादन ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद ने, शिवदान सिंह चौहान ने, अमृत राय ने, इनमें से सभी ने। तो हंस का संपादन कौन कौन किया है, इसका जवाब हमें देना है। तो आप जानते हैं कि पहले बार हंस का जो संपादन था प्रेमचंद ने किया था सन 1930 ईस्वी में। इसके बाद अन्य लोगों का नाम इसमें जुड़ा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि उपयुक्त सभी ने इसको संपादित किया है। तो एक बार ध्यान में रख लीजिए, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय आदि ने हंस का संपादन किया। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। वही प्रश्न केवल घुमाकर पूछा जा रहा है। ठीक है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन दिया गया, प्रेमचंद, शंकर प्रसाद, मार्कंडे, राजेंद्र यादव। तो कई बार क्या है कि बच्चे प्रेमचंद और राजेंद्र यादव इन दोनों का नाम आप देख रहे हैं, और ऑप्शन में ये दोनों तो केवल ऑप्शन को तैयार करने के लिए हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें कि संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। तो सही जवाब होगा प्रेमचंद। ठीक है, जो बच्चे ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये प्रश्न सब बहुत ही आसान होंगे, लेकिन जो बच्चे तकनीकी तौर पर अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी में होंगे उनके लिए ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। फिर से उसी टाइप का सवाल, लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। ऑप्शन में जो नाम है वो सब चेंज हो रहे हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद, अमृत राय, राजेंद्र यादव, निराला। तो सही जवाब है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है। इस टेस्ट का एक और उद्देश्य था कि एक ही प्रश्न कितने एंगल से पूछे जाते हैं उनसे भी हमारा परिचय हो। तो अब देख रहे हैं कि हंस से लगातार अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब पूछा गया कि हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन के आधार पर आपने सही जवाब देख लिया होगा। इसका सही जवाब है प्रेमचंद। ऑप्शन में दिया था मदन मोहन मालवीय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। ऑप्शन दिया गया, मुंबई, दिल्ली, बनारस, जयपुर। तो हंस पत्रिका का संपादन 39 का जो सही जवाब है सी आंसर इसका सही है, बनारस से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए कि राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। अभी तक हंस से संबंधित जितने भी विकल्प दिए जा रहे थे उसमें प्रथम संपादक या संस्थापक का नाम पूछा जा रहा था।
अब पूछा जा रहा है कि राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे तो कब से थे। ऑप्शन दिया गया 1980 से 2012, 1986 से 2013, 1985 से 2014, 1987 से 2014। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है सन 1986 ईस्वी से लेकर 2013 तक ये संपादक थे। हंस 1930 से प्रकाशित होता है, फिर 1954 तक ये प्रकाशित हुआ, बीच में बंद हो गया था। बाद में राजेंद्र यादव ने इसको फिर से प्रकाशित किया। तो इसमें जो सही विकल्प दिया गया है, क्योंकि 2013 में उनका निधन हो गया तो तब तक वही संपादक थे इसके। अगला प्रश्न है, कालक्रम के हिसाब से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। अब पत्रिका पहला ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, बाकी सब वही घुमा फिरा कर दिया हुआ है। हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती। तो अब इसका सही अनुक्रम कौन सा है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसी टाइप के सवाल अब पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी, फिर हंस, आलोचना, रविवार। तो आप अगर इनके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। और जैसे कई बच्चों को लगेगा कि रविवार पत्रिका हो सकता है कि सबसे पहले प्रकाशित हो रही हो, लेकिन जब आप पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें रविवार का कहीं जिक्र पहले नहीं आता है, इसलिए इस हिसाब से भी इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। बाकी क्रम से आप देख रहे हैं 1900, 1930, 1900। आलोचना का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? आलोचना सबसे पहले प्रकाशित हुई सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? ऑप्शन दिया गया दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से। ठीक है, और इस टेस्ट का जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो यही पूछा गया था, सम्मेलन पत्रिका से ही संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? हिंदी नवजीवन। ऑप्शन दिया गया अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी नवजीवन जो कि गांधी जी से जुड़ा हुआ है, कई बार ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद वात्स्यज्ञ, भीष्म साहनी। तो अभी तक इस टेस्ट के दौरान आपने सभी नामों से आप परिचित हो गए होंगे और इसका सही जवाब आप तुरंत बताएंगे कि पत्रिका का संपादन नहीं किया हुआ है भीष्म साहनी। बाकी किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए हैं, आप अपने दिमाग में तुरंत रखिए। राजेंद्र यादव का हंस, धर्मवीर भारती का धर्मयुग, सच्चिदानंद वात्स्यज्ञ का दिनमान, प्रतीक, विशाल भारत, दैनिक, सब ये सब दिमाग में रखिए। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र जो कि इस टेस्ट में पहले होना चाहिए था लेकिन आखिरी समय में चल रहा है ये, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। देख रहे हैं प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। पूछा जा सकता था कि प्रकाशन कहाँ से होता था, प्रकाशन स्थान कहाँ से है, लेकिन अब कुछ नहीं मिला तो यहाँ पर भूमि को ला दिया गया कि प्रकाशन भूमि कहाँ थी। आपने ऑप्शन देख भी लिया होगा, एक बार पढ़ देता हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस। सही जवाब है इसका कलकत्ता, और 1826 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू किया है। और ये कैसा पत्र था ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, और किस दिन प्रकाशित होता था। ये साप्ताहिक पत्र था और मंगलवार के दिन ये प्रकाशित होता था। एक बार डीएसएसबी में ये प्रश्न आ चुका है तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, ये कैसा था? मतलब ऑप्शन दिया गया है दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। उदंत मार्तंड के संपादक थे, ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास, बाबू युगल किशोर। ठीक है,
कई बार पंडित युगल किशोर भी लिख देता है आगे, तो ये दोनों नाम एक ही हैं। तो इसका जो सही जवाब है 47 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक, ऑप्शन दिया गया संवाद कौमुदी, उदंत मार्तंड, दिग्दर्शन, बंगदूत। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां प्रकाशित हुआ? तो आज के टेस्ट से आपने देखा कि एक ही प्रश्न को कितने एंगल से पूछा जा सकता है। जब भी आप तैयारी करने जाइए और पुस्तकों को पढ़िए तो फैक्ट्स को देखते ही अपने दिमाग में रखिए कि किस किस हिसाब से सवाल पूछा जा सकता है, किस किस एंगल से पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से उसको देखने की कोशिश कीजिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिया गया 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में बम्बई से, 1828 में मद्रास से। तो ईयर आप देख रहे हैं कि कहीं सेम सेम दिखाई दे रहा है और स्थान भी मिलता जुलता ही है। सही जवाब है 1826 में कलकत्ता से। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। तो इस बार केवल ईयर ही पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है सारे लोगों ने देख लिया होगा सन 1826 ईस्वी में। तो इस तरीके से हमने कुल 50 प्रश्न